ये कहानी निशा नाम की एक लड़की की है। निशा जब 5 साल की थी तभी वो अपने माता पिता के साथ एक मेले में घूमने गई हुई थी, लेकिन मेले में भीड़ ज्यादा होने की वजह से निशा का हाथ अपने माता पिता से छूट जाता है और वो एक दुकान के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय पल्लवी नाम की एक चालाक और लालची किस्म की औरत की नजर निशा पर पड़ती है और वो उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने गांव ले आती है। लेकिन शुरू में तो पल्लवी निशा के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया करती थी, पर जैसे जैसे निशा बड़ी होती गई तो पल्लवी उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है और उसे अपने घर का सारा काम करवाती है और बदले में उसे पेट भर खाना भी नहीं देती है। साथ ही छोटी छोटी बात पर उसे बहुत मारती पीटती भी है। ऐसे ही आज भी। अरे निशा, कहाँ मर गई? जल्दी बाहर आ। क्या हुआ आंटी, कोई काम था क्या? अरे मैंने तुझसे कहा था ना मेरे सारे गंदे कपड़े धो देना, लेकिन तू यहाँ मेरे कपड़े धोने की बजाय अपने कमरे में बैठकर आराम फरमा रही थी। नहीं आंटी, वो खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया था, बस उसी पर दवाई लगाने के लिए कमरे में गई थी। अरे हाथ जला ही तो है, टूटा तो नहीं। तुझे तो बस काम न करने का बहाना चाहिए। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर पल्लवी निशा को बहुत मारती है। आंटी छोड़ दीजिए आंटी, मुझे मत मारिए, मैं अभी जाकर आपके सारे कपड़े धो देती हूँ, प्लीज आंटी। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने पर। जब तक 2-3 जूते नहीं खा लेती तब तक तेरा काम में मन ही नहीं लगता। उसी समय पल्लवी का पति प्रणव वहाँ पर आता है और कहता है, अरे पल्लवी, बस भी करो। ऐसे किसी लावारिस बच्ची को इस तरह मारना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी तुम पहले ही से उसके गांव से उठाकर लाने की गलती कर चुकी हो, लेकिन अब इसे इस तरह से परेशान करके अपनी गलतियों का घड़ा और मत भरो, क्योंकि किसी दिन इसके माता पिता को इसके बारे में पता चल गया ना, तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अरे तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, जब भी बोलते हो मनहूस ही बोलते हो। इसलिए जाओ और चुपचाप से खाना खा लो, और तू जाकर जल्दी से सारे कपड़े धो, वरना आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? पल्लवी हमेशा निशा पर इसी तरह अत्याचार किया करती थी। उसे ना तो पेट भर खाना देती थी, बल्कि उसे बात बात पर बहुत मारा करती थी। इसलिए निशा हमेशा अपने माता पिता को याद करके रोया करती थी। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ हैं? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, प्लीज मुझे यहाँ से आजाद करवाइए। आंटी मुझे बहुत मारती है और मुझसे घर का सारा काम भी करवाती है। तभी वहाँ पर पल्लवी आ जाती है और कहती है, अरे बंद कर अपना ये रोना धोना और काम पर ध्यान दे। जल्दी से सारे घर की सफाई कर और फिर बाजार जाकर सब्जियाँ ले आ। आंटी, हाथ में बहुत जलन हो रही है, इसलिए काम करने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं इतनी जल्दी साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी? क्यों? खाना खाने के लिए तो बड़े जल्दी हाथ चलते हैं तेरे, और काम करने के लिए कह दो तो महारानी के हाथों में दर्द हो जाता है। इसलिए अब जल्दी से काम खत्म कर और बाजार जा, वरना फिर से मुझे अपना डंडा उठाना पड़ेगा। नहीं आंटी, मैं कर रही हूँ। इतना कहकर निशा हाथों में चोट होने के बावजूद भी सारे घर की सफाई करती है और फिर सब्जियाँ लेने बाजार भी जाती है। लेकिन बाजार से वापस आते समय रास्ते में एक नदी पड़ती है और उसी नदी के सामने अचानक से निशा का सब्जियों का थैला फट जाता है और सारी सब्जियां नदी में गिरकर बह जाती हैं। ये देखकर निशा बहुत घबरा जाती है और कहती है, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? आंटी तो मुझे बहुत मारेंगी क्योंकि सारी सब्जियां तो नदी में गिर गई। अब ऐसे मैं घर वापस कैसे जा पाऊंगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इतना कहकर निशा नदी के किनारे बैठकर जोर से रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब उस आवाज को सुनकर निशा नदी में ध्यान से देखती है
तो उसे नदी के अंदर एक जल परी दिखाई देती है जो मछुआरों के लगाए जाल में फंसी होती है। प्लीज मेरी मदद करो, वरना वो मछुआरा मुझे अपने जाल में फंसाकर ले जाएगा और मुझे महंगे दाम में बाजार में बेच देगा। इसलिए प्लीज मुझे बचा लो, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज मेरी मदद करो। अरे आप कौन हैं? आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। इतना कहकर निशा मछुआरों के लगाए जाल को बीच में से काट देती है, जिससे वो जल परी आजाद हो जाती है। फिर जल परी निशा से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया निशा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको अपना नाम ही नहीं बताया। निशा, मैं एक जादुई जल परी हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। अच्छा, अगर आप एक जादुई जल परी हैं, तो आप इस तरह से मुझसे मदद क्यों मांग रही थी? क्योंकि निशा, मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये शक्तियाँ दूसरों की मदद करने के लिए मिली है। क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है, तो अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जल परी जी, मुझे तो बस अपने माता पिता के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, मुझे बस अपने माता पिता से मिलवा दीजिए जल परी जी। तुम चिंता मत करो निशा, तुम अपने माता पिता से जरूर मिलोगी, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करो। तुम अपनी आंटी को किसी न किसी बहाने से फिर से उसी मेले में ले जाने के लिए कहो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे माता पिता उसी मेले में मिलेंगे और वो लोग भी तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर जल परी अपनी जादुई शक्तियों से निशा की सब्जियां वापस ले आती है, जिसे लेकर निशा अपने घर वापस चली जाती है और जल परी के कहे अनुसार वो पल्लवी से कहती है, आंटी, आपको पता है जिस मेले से आप मुझे उठाकर लाई थी ना, उसी मेले के अंदर एक खजाना गड़ा हुआ है। मुझे कल एक परी मिली थी और उसी ने मुझे ये सब बताया है, इसलिए मुझे तो लगता है हमें एक बार चलकर देख लेना चाहिए। क्या तू सच कह रही है? लेकिन ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आंटी, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन काम की वजह से ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना अगर वो खजाना किसी और के हाथ लग गया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम लोग अभी तेरे गांव चलते हैं। सुनिए जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें अभी इसके गांव चलना होगा। अरे अब तुम भी क्या इस बच्ची की बातों में आ रही हो? अरे तुम तो चुप ही रहो जी, एक बार चलकर देखने में क्या ही हर्ज है। और अगर कहीं ये बात सच हुई तो सोचो हम लोग कितने माला माल हो जाएंगे। इतना कहकर पल्लवी अपने पति और निशा को लेकर उसके गांव चली जाती है और उस दिन भी वही मेला लगा हुआ था जिस मेले से निशा गायब हुई थी। आंटी, चलो ना अंदर चलकर देखते हैं। हाँ, जल्दी चलो, वरना वो खजाना किसी और के हाथ लग जाएगा। इतना कहकर निशा जैसे ही मेले के अंदर जाती है, वैसे ही उसके सामने उसके माता पिता खड़े दिखाई देते हैं और जैसे ही उसके माता पिता उसे देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठता है, क्योंकि वो भी इतने सालों से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए जैसे ही निशा उन्हें दिखती है, वैसे ही वो भागकर उनके गले लग जाती है और ये सब देखकर पल्लवी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ थे? आपको पता है मैंने आप लोगों को कितना याद किया और ये औरत मुझे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने घर ले गई और मुझ पर बहुत अत्याचार किया। माँ, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी माँ तेरा ख्याल नहीं रख पाई, तुझे ढूंढने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटकती रही, लेकिन तेरा कोई भी अता पता नहीं चला मेरी बेटी। लेकिन कल रात सपनों में एक जल परी ने आकर मुझे तेरे बारे में बताया, बस इसीलिए हम इस मेले में चले आए। उस जल परी का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया। इसका मतलब ये सब तेरी एक चाल थी, तू मुझे यहाँ बेवकूफ बनाकर लाई है। रुक जा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बचोगी तो तुम नहीं,
तुमने एक माँ बाप से उसके बच्चे को अलग करने का पाप किया है। इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस औरत को। इसने ही मेरी बच्ची के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। इससे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इस तरह पल्लवी को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। और उस जादुई जलपरी की मदद से निशा को अपने माता पिता वापस मिल जाते हैं और वहीं पल्लवी को उसके किए की सजा मिल जाती है। एक बार की बात है, हिंद महासागर में दो जलपरी सहेलियां रहती थीं। वो दोनों गर्भवती थीं। कुछ ही हफ्तों पहले समुद्र में आए एक तूफान की वजह से उन दोनों के पतियों की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ जलपरियों के नियम के अनुसार जब भी कोई जलपरी गर्भवती होती है तब उनके सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो जाता है। इस वजह से उन दोनों जलपरियों के सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो गया था। दोनों सहेलियां अपने होने वाले बच्चों का बहुत ध्यान रखती थीं और रोज अच्छा खाना पीना खा के साथ साथ काफी तरह की एक्सरसाइज भी किया करती थी। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक उस समुद्र के किनारे एक दुष्ट जादूगर आ जाता है। मुझे खबर मिली है कि समुद्र में दो जलपरियां गर्भवती हैं और उनके सर पर जादुई हीरा है। मुझे उन दोनों जलपरियों को मारकर जादुई हीरा हासिल करना होगा। उसके बाद मैं उन दोनों हीरो को अपनी जादुई छड़ी के ऊपर लगाकर सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। उसके बाद जादूगर अपने आप को एक बड़े से सांप के रूप में बदल लेता है और उसके बाद वो सांप समुद्र में जाकर दोनों जलपरियों की खोज करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो सांप समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक चट्टान के पास पहुंच जाता है। दोनों जलपरियां चट्टान के ऊपर बैठकर समुद्री फल खा रही थीं। उन दोनों को देख सांप बड़ा सा मुंह फाड़ लेता है और उन दोनों जलपरियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक इतने विशाल सांप को देखकर वो सहेलियां घबरा जाती हैं। अरे ये क्या है? ये अचानक पानी से इतना बड़ा सांप कहाँ से निकल आया? लगता है ये हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। उसके बाद दोनों सहेलियां अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक जादुई नाव प्रकट कर लेती हैं और उस नाव के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगती हैं। ये देख सांप उन दोनों का पीछा करने लगता है, लेकिन उस जादुई नाव की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में वो समुद्र के किनारे पहुंच जाती हैं। अब तो हम दोनों समुद्र के किनारे आ गए हैं। हमारे पास भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। किसी भी वक्त वो सांप यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करें? तभी उन्हें थोड़ी दूर पर कविता नाम की एक लड़की मछली पकड़ती हुई दिखाई देती है। दोनों जलपरियां कविता को आवाज देकर अपने पास बुला लेती हैं। हमारी मदद करो लड़की, एक बड़ा सांप हमें जान से मारना चाहता है। समुद्र के बाहर हम दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं करती और न ही हम दोनों पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए तुम हमें किसी पानी वाली जगह पर ले चलो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कविता एक दयालु लड़की थी। वो फौरन दोनों जलपरियों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तुम दोनों चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है। मेरे घर के पीछे पानी से भरा एक बहुत बड़ा खड्डा है। मैं तुम दोनों को उस खड्डे में डाल दूंगी। उसके बाद कविता एक एक कर दोनों जलपरी सहेलियों को अपने घर ले जाती है और उन दोनों को
घर के पीछे पानी से भरे खड्डे में डाल देती है। फिर कविता दोनों जलपरियों को छुपाने के लिए वहाँ रस्सियाँ बांध देती है और उन रस्सियों पर अपने कपड़े लटका देती है। अब तुम दोनों को कोई नहीं देख पाएगा। तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो। देखो, हम दोनों इस वक्त गर्भवती हैं। हम अपने बच्चों को लेकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो हमारे बच्चों के जन्म होने तक हम दोनों को यहाँ रहने दो। तुम दोनों बेफिक्र होकर जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पर रह सकती हो। मुझे तुम दोनों से कोई परेशानी नहीं है। कविता का मीठा स्वभाव देख दोनों जलपरी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों कविता को अपने सर पर मौजूद जादुई हीरे देते हुए कहती हैं, जब तक हमारे बच्चों का जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों हीरो को अपने पास संभाल कर रखो। कविता हीरो को अपने घर की अलमारी में छुपा कर रख देती है। फिर रात को कविता ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर दोनों जलपरियों को खिलाती है। कोमल की इतनी खातिरदारी देखकर दोनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो विशाल सांप कविता के घर पहुंच जाता है। सांप को देख दोनों जलपरियां घबरा जाती हैं। अरे, ये सांप तो यहाँ पर भी आ गया। अब हम क्या करें? लगता है हम दोनों नहीं बचेंगे। तभी वो सांप जादूगर के रूप में बदल जाता है। तुम दोनों के सर पर मौजूद जादुई हीरे कहाँ चले गए? मुझे वो दोनों जादुई हीरे चाहिए। चलो जल्दी से मुझे अपने जादुई हीरे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम एक दुष्ट जादूगर हो। तुम हमारे हीरो का गलत इस्तेमाल करोगे, इसलिए हम अपने हीरे तुम्हें नहीं देंगे। ये सुनकर जादूगर गुस्से से भड़क जाता है और एक खतरनाक सांप का रूप धारण कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर कविता आ जाती है। अरे, ये सांप तो इन दोनों को जान से मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। तभी कविता को उन दोनों जादुई हीरो का ख्याल आता है और वो फौरन अपनी अलमारी से उन दोनों जादुई हीरो को निकालकर उनकी शक्ति से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चील प्रकट कर देती है। फिर कविता का इशारा पाते ही वो चील सांप के ऊपर टूट पड़ती है और अपनी चोंच और पंजों से उसे मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते चील सांप के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अगले ही पल खून से लथपथ जादूगर अपने असली रूप में आ जाता है। तभी अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है और वो पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह उस दुष्ट जादूगर को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जलपरियां दो खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं और कविता का एहसान चुकाने के लिए उसे अपने जादुई हीरे देकर समुंदर में चली जाती हैं। फिर कविता उन दोनों जादुई हीरो की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र के नीचे एक जलपरियों का देश था। उसमें बहुत ही सारी खूबसूरत जलपरियां रहा करती थीं। उन्हीं जलपरियों में मीनाक्षी नाम की एक रानी जलपरी थी। वो बहुत ही जिद्दी और घमंडी रानी थी। कोई भी उस रानी जलपरी का कहना नहीं मानता था, तो बदले में वो उसे कठोर दंड देती थी। सभी जलपरियां उसके इस व्यवहार से अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे कोई भी जलपरी अपने से ज्यादा यदि सुंदर दिख जाती तो वो उसे बदसूरत बना देती थी।
एक दिन कुछ जलपरियां पार्टी कर रही थी। तभी वहाँ पर रानी जलपरी आती है। अरे तुम सब ये क्या कर रही हो? ऐसा घटिया म्यूजिक सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है। तुम जल्दी से इस घटिया म्यूजिक को बंद करो। रानी जलपरी, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए आज जललोक में पार्टी है। आप थोड़ी देर और पार्टी चलने दीजिए, मैं आवाज थोड़ी कम कर देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! एक बार जब मैंने बोल दिया यहाँ पर पार्टी नहीं होगी, मतलब कोई पार्टी नहीं होगी। मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को कठोर दंड दूंगी। इतना कहकर रानी जलपरी वहाँ से चली जाती है। ये रानी माँ तो बहुत दुष्ट है, हमें कुछ भी नहीं करने देती। सब कुछ इसी की मर्जी से होता है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। पता नहीं इस दुष्ट रानी से हमारा पीछा कैसे छूटेगा। सभी जलपरियां परेशान होकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं रानी जलपरी सूरज नाम के एक जलपरे से प्यार करती थी। एक दिन वो उस जलपरे के पास जाती है। सुनो जलपरे, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम बहुत ही दुष्ट और मतलबी रानी हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना कर रहा है? समुद्र की रानी को मना कर रहा है? सुन मूर्ख, मैं प्यार से बोल रही हूँ, मुझसे शादी कर ले, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुझे जो करना है वो तू कर सकती है। मैं तुझसे शादी कभी भी नहीं करूँगा, चाहे तू इसके बदले मुझे मृत्यु दंड ही क्यों न दे दे। जलपरी की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। रानी उसी समय उसकी सारी शक्तियाँ उससे छीन लेती है। अब तू एक मामूली इंसान है, अब तू पृथ्वी लोक पर एक मामूली इंसान की तरह ही रहेगा। ठीक है, मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा। जलपरा खुशी खुशी पृथ्वी लोक पर चला जाता है और एक आम इंसान की तरह रहने लग जाता है। पृथ्वी लोक पर उसकी मुलाकात अलीशा नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद अलीशा और सूरज के जुड़वा लड़का और लड़की होते हैं। वो लड़की का नाम आशना और लड़के का नाम आरव रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दोनों बच्चे जलपरा और जलपरी बन जाते हैं। वो दोनों भाई बहन ही बहुत ही समझदार और बहुत ही शक्तिशाली थे। एक दिन रानी जलपरी पृथ्वी लोक पर जा रही थी, तभी उसे सूरज अपनी पत्नी के साथ नजर आता है। रानी जलपरी सीधा सूरज के पास जाती है। नालायक आदमी, कौन है ये तेरे साथ? ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुझे इस लड़की में ऐसा क्या नजर आया जो तुझे मुझ में नहीं दिखा? मैं इससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और शक्तिशाली भी हूँ। अगर तू मुझसे शादी कर लेता तो महलों में आराम की जिंदगी जी रहा होता। अभी भी समय है मूर्ख, मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे अपने महल वापस ले जाऊंगी। तुझे ये मामूली लड़की लगती होगी, लेकिन मुझे नहीं। तू शक्तिशाली भले ही होगी, लेकिन मेरी पत्नी तुझसे भी ज्यादा समझदार और दयालु है। अरे तू तो एक घमंडी औरत है, तुझसे शादी करना तो दूर, मैं तुझे देखना तक पसंद नहीं करता। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी फिर से गुस्सा हो जाती है और सूरज को बंदी बना लेती है। मैंने तुझे पृथ्वी लोक पर भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। तू तो यहाँ मजे से जिंदगी जी रहा है। अरे तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वो सूरज को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे अपने जेल में डाल देती है। अब तू जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा। देखती हूँ तेरी बीवी तुझे कैसे बचाती है।
फिर उसकी पत्नी अलीशा समुद्र के पास आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर दो जलपरियाँ आती है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी घमंडी रानी जलपरी ने मेरे पति को बंदी बना लिया है, उन्हें जेल में डाल दिया है। मैं उन्हें बचाने आई हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति को लौटा दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। देखो, हम तुम्हारा दुख दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हमारी रानी बहुत ही घमंडी और दुष्ट है। वो किसी की बात नहीं सुनती। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगी। इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से वापस लौट जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। जलपरियों की ये बात सुनकर अलीशा वहाँ से चली जाती है। माँ, आप रो क्यों रही हो? अलीशा अपने बच्चों को वो सारी बातें बताती है। माँ, वो तो बहुत ही दुष्ट जलपरी है। वो पिताजी को उठाकर क्यों ले गई है माँ? अचानक से अलीशा बेहोश हो जाती है। दोनों बच्चे अपने जादू से उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। दीदी, हमें अपने पिताजी को उस दुष्ट रानी से छुड़वाना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। पिताजी कहते थे कि हम दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। अब हम अपनी शक्तियों से अपने पिता की रक्षा करेंगे। तभी उनकी माँ को होश आ जाता है। सूरज, कहाँ हो सूरज? बिटिया, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुमने उन्हें देखा क्या? शांत हो जाइए माँ, पिताजी को दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। लेकिन आप चिंता ना करें माँ, हम आपसे वादा करते हैं, हम अपने पिताजी को सही सलामत आपके पास लेकर आएंगे। उसके बाद दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों समुद्र के पास जाते हैं। तभी उन्हें एक जलपरी दिखाई देती है। अरे, तुम दोनों जलपरा और जलपरी जमीन पर क्या कर रहे हो? जल्दी से पानी में आओ, नहीं तो तुम मर सकते हो। नहीं, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम पृथ्वी पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जलपरा और जलपरी तो पानी में ही रहते हैं, फिर तुम पृथ्वी पर कैसे रह सकते हो? क्योंकि हम एक जलपरी और इंसान दोनों के बच्चे हैं, इसीलिए हमारे अंदर जलपरी और इंसान दोनों की ताकतें हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारे पिताजी को तुम्हारी दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। आप हमें हमारे पिताजी को बचाने का उपाय बताइए। हमारी रानी जलपरी बहुत ही दुष्ट है, वो किसी को भी माफ नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हारी मदद इस बार जरूर करूँगी। उसके बाद वो जलपरी रानी के पास जाती है। रानी जलपरी पृथ्वी से बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए हैं। उनके पास एक ऐसी फेस क्रीम है जिसके लगाने से इंसान हमेशा के लिए जवान और सुंदर हो जाता है। वैसे तो मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मुझसे सुंदर कोई भी नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी उन लोगों से फेस क्रीम मैं जरूर लूंगी। एक काम करो, उन्हें अंदर लेकर आओ। दोनों भाई बहन रानी जलपरी के पास जाते हैं। तुम दोनों जल्दी से वो फेस क्रीम मुझे दो। अगर मैं सबसे सुंदर नहीं हुई तो तुम दोनों को मैं कारावास में डाल दूंगी। नहीं नहीं रानी जी, हमारी क्रीम बहुत अच्छी है। हमने पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ ढूंढ ढूंढ कर इस क्रीम को बनाया है। उसके बाद दोनों भाई बहन रानी जलपरी को वो क्रीम दे देते हैं। रानी जी, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मैंने अपने हाथों से आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। क्या आप कुछ गुलाब जामुन खाना चाहेंगी? गुलाब जामुन का नाम सुनते ही रानी जलपरी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जल्दी से गुलाब जामुन मुझे दे दो। दोनों भाई बहन गुलाब जामुन रानी जलपरी को देते हैं। रानी जलपरी वो गुलाब जामुन खाती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दोनों भाई बहन अपनी शक्तियों से रानी जलपरी को एक जादुई गोले में कैद कर देते हैं।
उसके बाद वो सभी जलपरियां वहाँ इकट्ठी हो जाती है और दोनों भाई बहन के लिए तालियां बजाती है। फिर वो दोनों अपने पिता को जेल से आजाद कराते हैं। उसके बाद सभी जलपरियां दोनों भाई बहन को रानी और राजा जलपरी बना देते हैं। उसके बाद सभी जलपरियां समुद्र में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।